students, today we will start a very important topic, that is rate expression. Students, as we earlier studied, the rate of reaction can be represented in terms of both concentration of reactants as well as concentration of products. And the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactants is known as rate expression. It is also known as rate law और रेट इक्वेशन. तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा डीपली समझते हैं. सो फॉर दिस कंसीडर रिएक्शन दैट इज AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस DD, where capital ABCD are representing the reactants as well as products, whereas small abcd are representing the stoichiometric coefficients of that reactants as well as products. तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए भी जो रेट होगा वो A के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, साथ में B के कॉन्सेंट्रेशन पर भी, क्योंकि ये दोनों इस केस में रिएक्टेंट्स हैं. तो बच्चों, इस रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴x इंटू B⁴y, जहां पर एक्सपोनेंट्स x और y इन रिएक्टेंट्स के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दैट आर स्मॉल a एंड स्मॉल b के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी. तो बच्चों, अब देखिए, अगर इस इक्वेशन के प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें मिलेगा रेट इक्वल टू k इंटू A⁴x इंटू B⁴y, वेयर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k is known as rate constant. And this form of equation, which relates the rate of a reaction to the concentration of reactants, is known as rate expression और rate law. और इस इक्वेशन में या फिर बोले इस एक्सप्रेशन में जो x और y है उसकी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से मिलती है. सो इन दिस वे द रेट लॉ कैन बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to the some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. और बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक और बात याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन की रेट लॉ को लिखने के लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स का हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन उठता है क्यों हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते या फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो देखिए, किसी भी रिएक्शन की रेट लॉ को लिखने के लिए हमें x और y की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. और जैसा मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताया कि x और y की वैल्यूज़ हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही पता चलती है. तो यही रीज़न है कि किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को हम लोग एक्सपेरिमेंट्स का हेल्प लेके ही लिख सकते हैं. डायरेक्ट थ्योरेटिकली इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है. नाउ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. तो देखिए बच्चों, किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर इन्वॉल्व सभी रिएक्टेंट्स के पावर्स को ऐड कर दिया जाए तो जो वैल्यू मिलती है ना, वही वैल्यू उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है. द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन. इट इज गिवन बाय n. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी रिएक्शन का रेट लॉ है रेट इक्वल टू k इंटू A⁴x इंटू B⁴y. तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई. वही हम अगर केवल रिएक्टेंट A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर की बात करें तो हो जाएगा x, और केवल रिएक्टेंट B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर की बात करें तो हो जाएगा y. तो चलिए इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लगेगा. आवर क्वेश्चन इज,
Find out the order for the following rate expressions. A. Rate is equal to k into x power 0 y का power 3 by 2. And B is rate is equal to k into a to power 2 b to power 1. यहाँ पर रिएक्शंस के रेट एक्सप्रेशंस को दिया गया है, जिसका यूज़ करके हम लोगों को उस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, जो कि बहुत आसान है। तो आइए वन बाय वन दोनों ही केस में रिएक्शंस के ऑर्डर को पता लगाते हैं। स्टार्टिंग विथ ए, दैट इज रेट इज इक्वल टू के एक्स पावर 0 वाई का पावर 3 by 2। यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व दोनों ही रिएक्टेंट्स के पावर्स को ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 0 + 3 by 2, दैट इज इक्वल टू 3 by 2। तो फर्स्ट केस में रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 3 by 2। नाउ इन सेकेंड केस, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रेट इज इक्वल टू के a to the power 2 एंड b to the power 1। यहाँ पर भी अगर एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व दोनों ही रिएक्टेंट्स के पावर्स को ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 3। तो इस केस में बच्चों रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग रेट एक्सप्रेशंस का यूज करके बहुत ही आसानी से रिएक्शन के ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों यहां से आप लोग कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। पहला ये कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। नाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। स्टूडेंट्स, ये जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है ना, वो रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन AA + BB = CC + DD, we can write the rate law is rate is equal to k into a to power x into b to the power y। और अगर हमें k का यूनिट पता करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को k के फॉर्म में लिख लेना होगा। तो यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा रेट अपॉन a to the power x into b to the power y। इसके बाद यहाँ पर जो भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनका यूनिट लिख लेना होगा। तो बच्चों रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं ए और बी, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो जब इन सभी टर्म्स का यूनिट यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा k = मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर का पावर x इंटू मोल पर लीटर का पावर y। यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए तो दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक है मोल पर लीटर का पावर x और दूसरा है मोल पर लीटर का पावर y। दोनों में ही बेस सेम है, दैट इज मोल पर लीटर। और बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर x + y, और x + y की वैल्यू होती है n, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जब हम लोग x + y की जगह n पुट करेंगे तो हमारा k का वैल्यू यूनिट के टर्म में हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर का पावर n। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मोल पर लीटर इन्वॉल्व है। न्यूमरेटर में है मोल पर लीटर और डिनोमिनेटर में है मोल पर लीटर का पावर n। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिवीज़न के केस में जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 - n। तो हमारा k का फाइनल वैल्यू हो जाएगा k = मोल पर लीटर का पावर 1 - n इंटू पर सेकेंड। और इस इक्वेशन के थ्रू
हम लोग बोल सकते हैं कि अगर n की एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसका पता चल जाए तो k का एग्जैक्ट यूनिट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग ऑर्डर वाले रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट भी अलग अलग होता है। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से k का यूनिट अलग अलग केस में वेरी करेगा। सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स हम लोग को ये पता लगाना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के केस में भी हम लोग को रेट कांस्टेंट के यूनिट का पता लगाना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जनरल रिएक्शन के केस में जिसका ऑर्डर n होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 - n इंटू पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में n का वैल्यू होता है 0 और जब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट का यूनिट मिल जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 - 0 इंटू पर सेकेंड। 1 - 0 का वैल्यू हो गया 1 और किसी भी टर्म का जब पावर 1 होता है तो उसको मेंशन नहीं किया जाता। तो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस की तो इसमें n का वैल्यू होता है 1 और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट k का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 - 1 इंटू पर सेकेंड। 1 - 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और जब भी किसी टर्म का पावर 0 होता है तो पूरा टर्म हो जाता है 1। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। और बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालेंगे तो हमारा यूनिट मिलेगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट को निकाल लिया और इन सभी को अगर एक टेबल के फॉर्म में लिखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट मिलेगा पर सेकेंड और इसी तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट मिलेगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। और इस टेबल के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखकर k का यूनिट बताया जा सकता है और बिल्कुल इसी तरह k का यूनिट को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो रिएक्शन का ऑर्डर जीरो ऑर्डर होगा, मीन्स वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो चलिए इसी पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट्स। फर्स्ट वन इज 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकेंड एंड सेकेंड वन इज 3 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है लीटर पर मोल पर सेकेंड जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में होता है। तो फर्स्ट केस में रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2। सिमिलरली सेकेंड केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है पर सेकेंड जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में होता है। तो इस तरह से सेकेंड केस में ऑर्डर हो जाएगा 1। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन के कारण रिएक्शन आगे बढ़ता है या फिर बोले तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, या फिर आयंस भी। तो ध्यान दीजिए, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ एक दूसरे से कोलाइड करते हैं वही उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट in an elementary reaction
which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of that reaction. It is purely a theoretical quantity. Means आप किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर उसका मोलिकुलरिटी बता सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर उसका मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। इसको कुछ रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। और फर्स्ट रिएक्शन इज NH4NO2 इक्वल टू N2 प्लस 2H2O। इस केस में अगर आप ध्यान दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 1। इसलिए इस केस में मोलिकुलरिटी भी हो जाएगा 1। और ऐसे रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी 1 होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2। इसलिए इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हो जाएगी 2, जिसको हम लोग बाई मोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल इज 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2। इस केस में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया 3, इसलिए इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी भी हो जाएगा 3 और इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी बैलेंस्ड एलिमेंट्री रिएक्शन को देखकर उसका मोलिकुलरिटी को बता सकते हैं। और एक बात और, किसी भी रिएक्शन के केस में एक समय में एक साथ 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। और यही रीज़न है कि द मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो इसको स्टार्ट करते हैं इन दोनों के डेफिनेशन से ही, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो ऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, whereas molecularity is the number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. Second difference, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी, लेकिन किसी भी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी हमेशा ही एक होल नंबर होता है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, लेकिन किसी भी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो ऑर्डर है ना वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसे हम लोग रेट इक्वेशन से डिटरमाइन करते हैं। वही अगर बात करें मोलिकुलरिटी की तो एक प्योरली थ्योरेटिकल वैल्यू है जिसे हम लोग बैलेंस्ड सिंगल स्टेप रिएक्शन से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर दोनों के लिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो मोलिकुलरिटी है ना वो केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही निकाला जा सकता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में इसका कोई मीनिंग नहीं होता। और लास्ट डिफरेंस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें से सबसे स्लोएस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होता है ना वही ओवरऑल रिएक्शन का भी ऑर्डर होता है। और ये भी पाया गया है कि स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों जनरली सेम होता है।